फतेहपुर सीकरी की विशाल और भव्य दीवारों के भीतर जहां अपना अकबर का शाही दरबार लगा हुआ था। दिन शांत था, लेकिन बादशाह अकबर का मन किसी नई चुनौती की तलाश में था। उनके नवरत्नों में से एक बीरबल हमेशा की तरह उनके ठीक बगल में बैठे थे, उनकी हर अदा को भांप रहे थे। उसी दिन गुजरात से आए एक व्यापारी ने बादशाह को एक अत्यंत अनोखा उपहार भेंट किया। पूरे 100 फुर्तीले और प्रशिक्षित बंदर। जैसे ही उन शरारती जीवों को दरबार के बाहर लाया गया, उनकी धमा चौकड़ी ने पूरे माहौल को चंचल बना दिया। अकबर ने कौतुक से उन बंदरों को देखा। उन्होंने जोर से हंसते हुए घोषणा की, ये 100 बंदर अब शाही संपत्ति है, लेकिन इन्हें पालना नहीं है, इन्हें काम करना सिखाना है। फिर उन्होंने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने बीरबल समेत सभी दरबारियों को चौंका दिया। अगले 2 सप्ताह के भीतर इन 100 बंदरों को दरबार के उपयोगी कार्यों में लगाना होगा। यदि कोई दरबारी इस चुनौती में विफल हुआ और 100 बंदरों को व्यवस्थित नहीं कर पाया, तो उसे सोने की 100 मोहरों का दंड भरना पड़ेगा। ये हुक्म सुनकर बीरबल के चेहरे पर भी पहली बार गहरी चिंता की लकीरें उभर आई। 100 बंदरों को काबू करना, ये तो असंभव सा प्रतीत हो रहा था। अब इस विचित्र समस्या का समाधान कौन निकालेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये केवल बंदरों की समस्या नहीं थी, बल्कि ये दरबारी प्रतिष्ठा और 100 मोहरों का सवाल था। अगले ही दिन से पूरे आगरा में बंदरों को साधने की मुहिम छिड़ गई। दरबारियों ने अपनी पूरी बुद्धि लगा दी। कुछ उन्हें मीठे फल खिलाकर फुसलाने लगे, तो कुछ उन्हें पिंजरों में बंद करके अनुशासन सिखाने का प्रयास करने लगे। लेकिन बंदर तो बंदर थे। वे दरबार की कागजी कार्यवाही फाड़ देते, प्रशिक्षण देने वालों के सिर पर कूदते और जब तब शाही बगीचों में तोड़फोड़ मचाते। 2 दिन के भीतर ही कई दरबारी हार मानकर चुपचाप जुर्माना भरने की तैयारी करने लगे थे। बीरबल इन सभी असफल प्रयासों को शांत भाव से देख रहा था। उसने समझा कि इन चंचल जीवों को बल या भय से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीतना होगा। वो महल के शांत कोने में बैठा और उन 100 बंदरों के व्यवहार का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। बीरबल जानता था कि चुनौती भले ही बड़ी हो, लेकिन हर समस्या का हल उसी समस्या के भीतर छुपा होता है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब बीरबल को इन शरारती बंदरों के स्वभाव में ही उनके उपयोगी होने का रास्ता खोजना था। अगले ही पल बीरबल ने अपनी रणनीति तय कर ली। उसने महल के पिछवाड़े एक बड़ा क्षेत्र साफ करवाया। उसने देखा कि बंदर केवल चीजों को बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर उस कार्य की नकल करते हैं जो इंसान करते हैं, खासकर अगर वो कार्य दोहराने लायक हो और उसमें कुछ चमक दमक या खाने का लालच हो। बीरबल ने उसी शाम सेवक से ढेर सारे रंगीन पत्थर और कुछ चमकीले पर बेस्वाद मोती जैसी चीजें मंगवाई। उसने उन पत्थरों को साफ किए गए क्षेत्र में बिखेर दिया। अगले दिन दरबारी जब उत्सुकता से देख रहे थे, बीरबल ने आराम से बैठकर जमीन से एक एक पत्थर उठाना शुरू किया और उन्हें एक बड़ी टोकरी में जमा करने लगा। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। बंदरों ने ये नया खेल देखा। उन्हें तुरंत लगा कि शायद बीरबल कोई कीमती चीज छिपा रहा है। जैसे ही बीरबल अपनी टोकरी भरकर दूसरी ओर हटा, 100 के 100 बंदरों ने तुरंत बीरबल की नकल करनी शुरू कर दी। वे तेजी से जमीन पर झुककर पत्थर और बिखरे हुए दाने इकट्ठे कर रहे थे। बीरबल ने पहली सफलता पर मंद मंद मुस्कुराया। बीरबल ने देखा कि बंदर पूरी तरह से उसकी नकल कर रहे हैं। उसने अब और देर न करते हुए अपनी पत्थरों से भरी टोकरी उठाई और जानबूझकर महल के प्रवेश द्वार से दूर जंगल की दिशा में धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। उसका चलना ऐसा था जैसे वो किसी गुप्त स्थान पर बहुमूल्य चीजें छिपाने जा रहा हो। बंदर, जो अभी भी पत्थरों को कोई कीमती खजाना समझ रहे थे, तुरंत उसके पीछे भागे। वे अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में कंकड़ भरकर बीरबल के हर कदम का अनुसरण कर रहे थे। जैसे ही बीरबल महल की सीमा से बाहर निकला, उसने रास्ते भर चुपके से कुछ चमकदार मोतियों जैसे पत्थर
और भुने हुए चने गिराने शुरू कर दिए। बंदरों की उत्सुकता बढ़ती गई और वे जमीन पर पड़े खजाने को उठाने के लिए होड़ करने लगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वे राजधानी की दीवारों को छोड़कर जंगल के रास्ते पर उत्साह से चिल्लाते हुए बहुत दूर निकल चुके थे। बीरबल ने मुड़कर देखा, महल साफ हो चुका था। अब बस अंतिम चरण बाकी था। बीरबल ने चैन की सांस ली और तेजी से महल की ओर घोड़े को मोड़ा। वो सीधे दीवान ए खास पहुंचा, जहां बादशाह अकबर चिंता में डूबे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। महल का आंगन अजीब सी शांति से भरा था। बीरबल को देखते ही बादशाह ने अधीरता से पूछा, बीरबल, क्या तुम सफल हुए? क्या 100 के 100 बंदर खत्म हो गए? सच सच बताओ, क्या तुमने उन्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने आपके आदेश का पूरी तरह पालन किया है। महल से अब एक भी बंदर नहीं बचा है, और हां, मैंने किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाई। अकबर ने राहत की सांस ली, पर फिर आश्चर्य से पूछा, तो फिर वे गए कहा? और तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने जादू का इस्तेमाल किया? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मैंने केवल उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा का इस्तेमाल किया। वे अब जंगल में भुने चने और चमकदार पत्थर बटोरने में व्यस्त हैं। इस तरह बंदरों की गिनती भी पूरी रही और आपका राजमहल भी शांत हो गया। अब मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं कि मैंने ये गिनती कैसे की। अकबर की आंखें कौतूहल से फैल गई। उन्होंने अपने होठों पर आई हंसी को मुश्किल से रोका। भुने चने और चमकदार पत्थर? बीरबल, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने ये काम इतनी सरलता से कर दिखाया। लेकिन गिनती का रहस्य क्या है? अगर तुमने उन्हें महल से भगाया नहीं, तो 100 की गिनती पूरी कैसे हुई? मुझे जानना है कि तुमने हर एक बंदर को कैसे ट्रैक किया। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, पूरी योजना इसी गिनती पर टिकी थी। मैंने बंदरों के स्वभाव का अध्ययन किया। मैंने देखा कि वे हर नई चीज के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं और चमकदार चीजों को बटोरने का शौक रखते हैं। सबसे पहले मैंने महल की दीवार के बाहर एक बड़ी खाई खुदवाई और उसके किनारे 100 मजबूत बांस के डंडे गाड़ दिए। मैंने अपने सेवकों को सख्त हिदायत दी कि जब तक मैं 100 डंडों की गिनती पूरी न कर लूं, तब तक वे मुझे सफल न माने। डंडे? अकबर ने भौहें उठाई। बंदरों को भगाने में डंडों का क्या काम? वे गिनती के लिए थे, हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। और फिर मैंने अपने तरकश का सबसे अचूक तीर चलाया, एक खास तरह का लालच। बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे कोई बहुत गोपनीय बात बता रहा हो। हुजूर, मैंने 100 डंडों की गिनती के लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि मैंने हर डंडे के शीर्ष पर एक अत्यधिक चमकदार, कीमती न दिखने वाला लेकिन मोहक लालच टांग दिया। यह था रंग बिरंगा सस्ता चीनी कांच, जो धूप में हीरे मोती जैसा चमकता था। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। और फिर क्या हुआ? जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, हुजूर, बीरबल ने गर्व से सिर झुकाया। जैसे ही बंदरों ने ये जगमगाते हुए डंडे देखे, वे बेकाबू हो उठे। वे सीधे महल की दीवारों से कूदकर खाई की ओर भागे। हर बंदर उस कांच के टुकड़े को सबसे पहले पकड़ना चाहता था। दौड़ भाग और अफरातफरी में हर बंदर ने कूदकर किसी न किसी डंडे को पकड़ लिया, ताकि वे कांच को झपट सके। हमारा काम आसान हो गया। जैसे ही कोई बंदर कांच झपटने के लिए डंडे पर झूलता, हमारे सेवक तुरंत उस डंडे को उखाड़कर अलग कर देते थे। इस तरह हर उखड़ा हुआ डंडा हमें 100 बंदरों की गिनती की गारंटी दे रहा था। बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठीं। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को मैं 1000 सलाम करता हूं। अकबर ने कहा, जहां हमारे सबसे अनुभवी सैनिक विफल हो गए, वहां तुमने एक साधारण खेल के जरिए यह मुश्किल काम कर दिखाया। क्या गिनती पूरी है? क्या हमें पूरे 100 बंदर मिल गए हैं? जी हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया।
जैसे ही हमने आखिरी डंडे को गिनती में शामिल किया, संख्या ठीक 100 हो गई। वे सभी बंदर अब महल के एक सुरक्षित बाड़े में बंद हैं और हमारे राज्य की प्रजा एक बार फिर शांति से रह सकती है। अकबर ने राहत की गहरी सांस ली। उन्होंने तुरंत कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बीरबल को शाही खजाने से 100 सोने के मोहरे दी जाएं। ये केवल पुरस्कार नहीं है बीरबल, ये तुम्हारी असाधारण दूरदर्शिता का सम्मान है। तुमने साबित कर दिया कि बल से ज्यादा बुद्धि काम आती है। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह अकबर का दिल जीत लिया और राज्य को एक बड़ी समस्या से मुक्ति दिलाई। कुछ दिन बाद शाम को जब बादशाह और बीरबल निजी कक्ष में बैठे थे, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, एक बात मेरे मन में अटकी हुई है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि इन सभी उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए ठीक 100 बंदरों की ही संख्या जरूरी थी? क्या ये सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग था? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये केवल गणित था, अंदाजा नहीं। मुझे पता था कि जब तक अंतिम बंदर भी पिंजरे में न हो, तब तक उनकी समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। यदि एक भी छूट जाता तो वो फिर से जंगल में जाकर नए समूह को आकर्षित करता और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। बुद्धि बल पर तभी जीतती है जब हम समस्या की जड़ को पूरी तरह से समाप्त कर दें। अकबर ने गहरे चिंतन में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की योजना की बारीकी ही उसे इतना सफल बनाती थी। शाही महल में अब सच्ची और टिकाऊ शांति लौट आई थी। राज्य के लोग अब बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां गर्व से सुनाते थे। अकबर ने बीरबल को तुरंत अपने विशेष कक्ष में बुलवाया। उनकी आंखों में संतोष और प्रशंसा का भाव झलक रहा था। बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि जीत का अर्थ सिर्फ समस्या का समाधान करना नहीं, बल्कि उसकी जड़ को हमेशा के लिए समाप्त कर देना होता है। सवे बंदर की महत्ता तुमने जिस तरह समझाई, वो केवल राज्य के शत्रुओं पर ही नहीं, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती पर लागू होती है। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली और एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी भेंट की। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर सम्मान स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, असली बुद्धिमानी यह है कि हम समस्या को शुरू में ही पहचान लें और उसे इतना बढ़ने ही न दें कि हमें सवे बंदर को पकड़ने के लिए इतना श्रम करना पड़े। दरबार के सभी सदस्य बीरबल की इस दूरदर्शी सोच पर नतमस्तक थे। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में तुम्हारा दिमाग मेरे पूरे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। और इस प्रकार शाही दरबार में एक नई सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। दरबार समाप्त होने के बाद भी बादशाह अकबर कई दिनों तक उस सीख पर मनन करते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि ये कहानी केवल बंदरों के बारे में नहीं थी, बल्कि शासन के मूल सिद्धांत के बारे में थी। अगले सप्ताह अकबर ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण सूबेदारों को शाही फरमान भेजा। फरमान में साफ निर्देश था कि हर अधिकारी अपने क्षेत्र की छोटी से छोटी शिकायत या संभावित समस्या को अनदेखा न करे, अन्यथा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल को सम्मानपूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी दूरदर्शिता ने मुझे केवल एक संकट से नहीं बचाया, बल्कि मेरे पूरे साम्राज्य को सुशासन का एक नया मार्ग दिखा दिया है। बीरबल ने केवल मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया। तब से राज्य में छोटी छोटी प्रशासनिक त्रुटियों को भी तुरंत ठीक करने की प्रथा चल पड़ी और बादशाह अकबर का न्याय और भी गहरा और व्यापक हो गया। हालांकि प्रशासन की इस नई कड़ी व्यवस्था में भी कभी कभी मानवीय चूक हो जाती थी। कुछ हफ्तों बाद एक पड़ोसी रियासत के महाराजा ने अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए बादशाह अकबर को एक अनोखी भेंट भेजी, ठीक 100 बंदरों का एक झुंड। ये उपहार अजीब था, पर अकबर ने सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। परंतु ये बंदर अत्यंत चंचल और उत्पाती सिद्ध हुए। वे शाही बगीचों को उजाड़ रहे थे और महल की रसोई में घुसकर भोजन चुरा रहे थे। दरबारी अधिकारियों ने इसे केवल बंदरों की समस्या मानकर अनदेखा करने की कोशिश की।
क्योंकि वे बड़ी गंभीर समस्याओं में व्यस्त थे। जब ये शिकायत अकबर तक पहुंची तो उन्हें तुरंत बीरबल की पुरानी कथा याद आ गई। उन्होंने मुख्य उद्यानपाल को बुलाया और दृढ़ता से कहा, याद रखो, सो बंदरों का एक छोटा सा उपद्रव यदि आज ठीक नहीं किया गया तो कल ये सो बड़ी समस्याओं का बीज बन जाएगा। इसे तुरंत सुलझाओ, अन्यथा दंड के लिए तैयार रहो। मुख्य उद्यानपाल सम्राट के आदेश से भयभीत हो उठा। उसने तुरंत अपने सभी सहायकों और सैनिकों को बुलाया और बंदरों को पकड़ने की योजनाएं बनाने लगा। उसने पहले शोर मचाकर और मशाले दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश की। फिर कुछ अस्थायी पिंजरे और फल भरे जाल बिछवाए। लेकिन बंदर, जिनकी संख्या अब लगभग 100 थी, अत्यंत चतुर सिद्ध हुए। वे पहरेदारों की आंखों में धूल झोंकते, जाल को फांदते या उसमें फंसे भोजन को चतुराई से निकाल लेते। स्थिति सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गई। बंदरों का उपद्रव अब शाही अस्तबल तक पहुंच गया था, जहां वे घोड़ों को परेशान कर रहे थे और उनके चारे को बर्बाद कर रहे थे। 3 दिन बाद असफल और निराश उद्यानपाल ने हार मान ली। अकबर के सख्त चेतावनी का डर उसके सिर पर मंडरा रहा था। उसने समझा कि यह समस्या केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से हल की जा सकती है। अपने प्राण और पद बचाने के लिए उसके पास केवल एक ही मार्ग बचा था, तुरंत बीरबल की शरण में जाना। उद्यानपाल तुरंत दौड़कर बीरबल के निवास पर पहुंचा। वो हाफ रहा था और उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बीरबल को प्रणाम करने के बाद उसने सारी व्यथा विस्तार से बताई। हुजूर, वे सो बंदर सामान्य नहीं हैं। वे हमारी हर चाल को पहले ही भांप लेते हैं। वे इंसानों से भी ज्यादा चालाक हैं। अब तो अस्तबल में भी हाहाकार मचा है और मुझे बादशाह की सजा का डर है। बीरबल ने शांत मुद्रा में उसकी सारी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ उद्यानपाल, घबराओ मत। तुम सही कहते हो, जहां बल काम न करे वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये तो मेरे लिए एक दिलचस्प चुनौती है। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, ठीक है, हमें उन 100 बंदरों को हराने के लिए 100 से भी ज्यादा बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। हम उनके लालच का उपयोग करेंगे। कल सुबह मैं स्वयं शाही बाग का मुआयना करने आऊंगा। तब तक तुम अपनी असफलता का जिक्र बादशाह से न करना। उद्यानपाल को थोड़ी राहत मिली और वो उम्मीद की नई किरण लेकर महल लौट गया। अगले दिन सुबह बीरबल बताए गए समय पर उद्यानपाल के साथ शाही बाग पहुंचे। उन्होंने चुपचाप एक ऊंचे टीले से उन नटखट 100 बंदरों की हरकतों को देखा। बीरबल ने पाया कि बंदर केवल फल तोड़कर नहीं भाग रहे थे, बल्कि वे सबसे स्वादिष्ट और मीठे फलों को ही बड़ी तत्परता से झपटने की कोशिश कर रहे थे और इस होड़ में आपस में झगड़ भी रहे थे। उनकी लालच और छीनाझपटी को देखकर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उद्यानपाल को बुलाया और कान में अपनी योजना बताई। आज हमें उनके लालच को ही उनका हथियार बनाना है। तुम अभी जाओ और 100 छोटे, चिपचिपे और सुगंधित गुड़ के लड्डू तैयार करवाओ। बीरबल ने आगे निर्देश दिया, ये लड्डू ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई बंदर उन्हें एक साथ पकड़ने की कोशिश करे तो उसके हाथ एक दूसरे से चिपक जाए। आज रात ये सो लड्डू बाग के ठीक बीचों बीच बिखेर दिए जाएंगे। हमें बस कल सुबह का इंतजार करना होगा, जब ये सो बंदर अपनी ही लालच के जाल में फंस चुके होंगे। उद्यानपाल उनकी अनोखी तरकीब सुनकर चकित रह गया, लेकिन बिना सवाल किए उसने तुरंत योजना पर काम शुरू कर दिया। रात गहरा गई। उद्यानपाल ने बीरबल के निर्देशानुसार 100 चिपचिपे गुड़ के लड्डू शाही बाग के केंद्र में करीने से बिखेर दिए। हर लड्डू की मोहक सुगंध रात की हवा में घुलने लगी। लालच को बढ़ावा देने के लिए इससे बेहतर चारा हो ही नहीं सकता था। रात भर इंतजार करने के बाद अगली सुबह सूर्योदय होते ही, जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, पेड़ों पर बैठे 100 बंदरों का दल शोर मचाता हुआ नीचे उतरा। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर बिखरे उन मीठे गोलमटोल खजानों पर पड़ी, लालच ने उन्हें घेर लिया।
हर बंदर ने सबसे ज्यादा लड्डू हड़पने के इरादे से जल्दबाजी की। उन्होंने एक साथ कई कई लड्डू हथेलियों और उंगलियों के बीच दबाने की कोशिश की। गुड़ का चिपचिपापन तुरंत अपना असर दिखाने लगा। चंद ही पलों में कई बंदरों के दोनों हाथ कसकर आपस में चिपक गए। अब वे न तो उछल सकते थे, न ही भाग सकते थे, और न ही वे उन स्वादिष्ट लड्डुओं को खा सकते थे। वे अपनी ही मूर्खता और अत्यधिक लालच के जाल में बुरी तरह फंसकर चीखने लगे। तभी बीरबल और अकबर बादशाह कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। बादशाह अकबर, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे, बंदरों की हालत देखकर चौंक गए। दर्जनों बंदर एक दूसरे से सटे हुए अजीबोगरीब मुद्रा में खड़े थे और दर्द में चिल्ला रहे थे। ये कैसी विपदा है बीरबल? अकबर ने हैरानी से पूछा। ये सब एक साथ क्यों फंस गए हैं? इन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें किसी जाल की जरूरत नहीं पड़ी? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, इनका लालच ही इनका जाल बन गया। जब ये जरूरत से ज्यादा लड्डू समेटने लगे तो गुड़ की चिपचिपाहट ने इनके हाथों को जकड़ लिया। ये सोचते रहे कि ज्यादा पाने से ज्यादा खुश होंगे, लेकिन अंततः ये थोड़े से सुख के लालच में पूरी तरह बंध गए। इन्हें किसी ने नहीं, बल्कि इनकी अपनी अत्यधिक इच्छा ने बांधा है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। वो समझ गए कि बीरबल ने बंदरों के बहाने पूरे दरबार को एक गहरा सबक सिखाया था। जहां लोग अक्सर ज्यादा धन दौलत बटोरने के लालच में अपनी विवेक बुद्धि खो देते थे। महाराज अकबर ने अपने आसन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि हमारे दरबार की आंखों पर पड़ा लालच का पर्दा हटा दिया। ये बंदरों की कहानी नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जो क्षणिक लाभ के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा देता है। दरबार में चुप्पी छाई हुई थी। सभी दरबारी, जो कुछ देर पहले तक बीरबल के इस बंदर प्रेम पर मुस्कुरा रहे थे, अब अपनी नजरों में झांकने लगे। उन्हें अपनी पिछली हरकतें, अधिक जागीरें और उपहार हथियाने की बेताबी साफ दिखने लगी। अकबर ने आदेश दिया, इन बंदरों को अब आजाद कर दिया जाए। इन्हें बंधन से मुक्त करो, लेकिन इनके बांधने वाले कारण को याद रखो। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अनमोल है। तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का एक छोटा सा प्रकाश लोभ के बड़े से बड़े अंधेरे को चीर सकता है। ये सुनकर बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। सभी दरबारी, जो थोड़ी देर पहले तक मोतियों और जागीरों की उम्मीद में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि उनकी तुलना उन भूखे बंदरों से क्यों की गई थी। लोभ की रस्सी ने उन्हें भी कसकर बांध रखा था। सिपाहियों ने तुरंत 100 बंदरों के बंधन खोल दिए। आजाद होते ही वे पेड़ पौधों की ओर भाग निकले, मानो उन्हें लोभ और बंधन दोनों से मुक्ति मिल गई हो। बीरबल ने बहुमूल्य मोतियों की माला पहनकर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ये आपकी महानता है। आपने एक सरल नाटक से पूरे दरबार को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ा दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में दरबारियों की ओर देखा। याद रखना, दौलत और शक्ति अस्थाई है, पर बुद्धिमानी और संतोष स्थायी आभूषण है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह दरबार ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ काम करेगा, न कि लालच की प्रतिस्पर्धा में। दरबार ने एक स्वर में बादशाह की आज्ञा स्वीकार की। उस दिन के बाद से लालच और चाटुकारिता की हवा दरबार से कुछ समय के लिए शांत हो गई। ये शांति और संतोष का माहौल ज्यादा समय तक नहीं रहा। इंसान का मन अक्सर पुरानी आदतों की ओर लौटता है। कुछ हफ्तों तक दरबार में ईमानदारी और पारदर्शिता का बोलबाला रहा। अधिकारी छोटे छोटे लाभों के लिए आपस में लड़ना बंद कर चुके थे, जिससे राज्य के कार्यों में तेजी आई। एक दोपहर जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई, तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे दरबारी सचमुच बदल गए हैं, या ये केवल दिखावा है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, पानी की प्रकृति नीचे की ओर बहना है। लालच भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। आपने उन्हें एक बड़ा ज्ञान दिया है, लेकिन जब कोई नई और आकर्षक माला उनके सामने आएगी, तब उनकी निष्ठा की परीक्षा फिर से होगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी बात सही है बीरबल। अब हमें यह देखना होगा कि कौन ज्ञान को धारण करता है और कौन फिर से बंदरों की तरह नकल करने लगता है। और ये कहते हुए बादशाह ने अपनी अगली योजना पर विचार करना शुरू किया, जो दरबारियों के धैर्य और नई नैतिकता को परखने वाली थी। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को छोड़कर सभी दरबारियों से एक महत्वपूर्ण गोपनीय बात छिपाए रखी। उन्होंने शाही खजाने से एक अत्यंत दुर्लभ जड़ाऊ कलश मंगवाया। वो कलश बेशकीमती रत्नों से जगमगा रहा था और उसकी नक्काशी इतनी मोहक थी कि एकटक देखते रहने का मन करता था। अकबर ने उस कलश को दरबार के ठीक बीचों बीच एक मखमल के आसन पर रखवाया। बादशाह ने गंभीर स्वर में घोषणा की, यह कलश एक विदेशी राजदूत की भेंट है। यह अत्यंत नाजुक है और इसे यहां केवल अवलोकन के लिए रखा गया है। मेरी सख्त आज्ञा है कि कोई भी दरबारी, चाहे वो कितना भी उत्सुक क्यों न हो, इसे न तो छुएगा और न ही इसके बारे में किसी से कोई चर्चा करेगा। दरबारी जो पिछली बार बंदरों की नकल करने की सजा भुगत चुके थे, इस बार अत्यधिक सावधान थे। वे सीधे देखते, लेकिन उनकी आंखें बार बार उस जगमगाते कलश की ओर मुड़ जाती थी। चुप्पी और संयम का दिखावा था, लेकिन उस चमकते लालच ने उनके धैर्य की डोर खींचना शुरू कर दिया था। अकबर ने मंद मुस्कान के साथ ये सब देखा। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। कई दिन बीत गए। दरबारी दिन में तो संयमित रहते, पर रात में उन्हें नींद नहीं आती थी। कलश की लालिमा और उसका रहस्य उनके सपनों में भी जलता रहता था। वो कलश अब सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि दरबारी संयम की चुनौती बन गया था। इनमें से एक महत्वाकांक्षी युवा दरबारी नवाब अली अपनी बढ़ती हुई जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाया। उसने सोचा कि यदि वो रात के गहन अंधकार में, जब सभी सो रहे होंगे, केवल एक पल के लिए कलश को छू ले, तो किसी को पता नहीं चलेगा। यह विचार उसके मन में बार बार दस्तक दे रहा था। एक आधी रात, जब पूरा महल खामोश था और पहरेदार अपनी बदलती ड्यूटी में व्यस्त थे, नवाब अली दबे पांव शाही कक्ष में घुसा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से उस जगमगाते कलश को उठाया। वो अभी उसकी कारीगरी की प्रशंसा करने ही वाला था कि तभी कक्ष के कोने से एक तेज रोशनी चमकी और एक कठोर जानी पहचानी आवाज गूंजी, पकड़े गए नवाब अली। नवाब अली के हाथों से कलश जमीन पर गिर गया और भारी कालीन पर गिरने के कारण उसकी खनक दब गई। वो भय से इतना स्तब्ध था कि उसकी जुबान तालू से चिपक गई। शाही कक्ष की परछाइयों से दृढ़ता और हल्की मुस्कान के साथ बादशाह अकबर बाहर आए। उनके पीछे खड़े थे वजीर बीरबल, जिनकी आंखें नवाब अली के चेहरे पर टिकी थी। ये क्या कर रहे थे नवाब अली? बादशाह की आवाज अब कठोर नहीं, बल्कि गहरी निराशा से भरी थी। क्या तुम्हें लगा था कि हम इतना कीमती कलश यूं ही बिना सुरक्षा के रख देंगे? नवाब अली, जिसकी चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई थी, घुटनों के बल बैठ गया। वो कुछ कह नहीं पाया, बस माफी की मुद्रा में सिर झुकाए रहा। अकबर ने सिर हिलाया। ये कलश नहीं था नवाब अली, ये तुम्हारी ईमानदारी को परखने की मेरी अंतिम कोशिश थी। 100 बंदरों की कहानी मैंने इसीलिए सुनाई थी, ये जानने के लिए कि मेरे दरबार में कौन सा बंदर चुपके से फल चुराने आएगा। अफसोस, तुम परीक्षा में फेल हो गए। अकबर ने निराशा में अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाई। मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए थे नवाब अली। 100 बंदरों की कहानी में सबक यह था कि फल सीमित है और अत्यधिक लालच अंततः खाली हाथ छोड़ देता है। एक जानवर कम से कम अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच चुना।
दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह दुखद है लेकिन सच है। बुद्धिमान होने के बावजूद नवाब अली ने उस बंदर से भी कम समझ दिखाई जो केवल पेट भरने के लिए एक फल उठाता है। ये लोभ इन्हें सो बंदरों से भी नीचे गिराता है। अकबर ने कठोर निर्णय सुनाया, तुम्हें दंड दिया जाएगा। तुम्हारा पद और तुम्हारी दौलत दोनों तुमसे छीन ली जाती है। तुम्हें आज ही दरबार से निष्कासित किया जाता है। जाओ नवाब अली, और अपनी लालच की कीमत चुकाओ। नवाब अली बिना कुछ कहे अपमानित होकर वहां से उठ खड़ा हुआ। नवाब अली के जाते ही दरबार में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने लंबी सांस ली और उनकी दृष्टि बीरबल पर टिकी। उनके चेहरे पर दंड देने का संतोष नहीं, बल्कि मानवता की कमजोरी का खेद था। बीरबल, अकबर ने शांत मगर भारी स्वर में कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी से एक भ्रष्ट व्यक्ति को बेनकाब किया, परंतु मुझे अब भी उस 100 बंदरों वाली कहानी का पूरा सार समझना है। बुद्धिमान नवाब अली ने जो भूल की वो उन 100 बंदरों ने क्यों नहीं की? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, वो कहानी सिर्फ बंदरों की नहीं बल्कि संतुष्टि की सीमा की थी। उन बंदरों को पता था कि यदि वे आवश्यकता से अधिक फल उठाने की कोशिश करेंगे तो वे सब कुछ गवा देंगे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और केवल अपनी जरूरत का हिस्सा लिया। मनुष्य जब अपनी आवश्यकता को भूलकर 100 के 100 को स्वयं के लिए हड़पने की कोशिश करता है, तब वो अपनी बुद्धि और सम्मान दोनों खो देता है। नवाब अली की हार उनकी लालच थी, जिसने उन्हें बंदरों से भी कम समझदार बना दिया। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुछ देर सोचा। उनके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव था। दरबार में पूर्ण शांति छा गई थी। सभी बादशाह के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे थे। बीरबल, बादशाह ने अंततः कहा, तुम्हारी ये व्याख्या मुझे स्वीकार है। 100 बंदरों का वह किस्सा वास्तव में ये सिखाता है कि जो अपनी सीमा जानता है वो निर्बल नहीं होता। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है और लोभ सबसे बड़ी विपत्ति। अकबर अपनी गद्दी से उठे और टहलने लगे। ये सत्य है कि नवाब अली जैसे लोग, जिन्हें शक्ति और धन की कोई कमी नहीं थी, मात्र एक छोटी सी शर्त के कारण हार गए। उनकी आंखें केवल 100 पर टिकी थी, न कि उनके पास पहले से मौजूद अनगिनत वस्तुओं पर। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक अपने वजीर को देखा। जाओ बीरबल, आज तुमने मुझे एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, बल और धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस सीख को मेरी सल्तनत के हर कोने तक पहुंचाया जाए, ताकि प्रजा भी जान सके कि मनुष्य और बंदर में समझदारी का असली अंतर क्या है। बादशाह ने आदेश दिया कि नवाब अली को सबक सिखाया जाए कि लालच का परिणाम क्या होता है। बीरबल ने तुरंत झुककर बादशाह के आदेश को स्वीकार किया। जैसी आपकी आज्ञा जहां पनाह। ये कथा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अमूल्य सीख बनेगी। बीरबल ने सबसे पहले नवाब अली की ओर ध्यान दिया। अपमानित और लज्जित नवाब को दरबार से बाहर ले जाया गया। बीरबल के आदेशानुसार नवाब अली को सबक सिखाने के लिए उसकी संपत्ति जब्त नहीं की गई, बल्कि उसे ये अनोखी सजा दी गई कि अगले 1 वर्ष तक वो केवल 100 वस्तुओं का ही उपयोग कर सकता था, ना एक कम ना एक ज्यादा। उसे सख्ती से निर्देश दिया गया कि वो अपने महल में मौजूद किसी भी 101वीं वस्तु को न छुए, भले ही वो अनमोल हीरा हो या साधारण मिट्टी का प्याला। राज्य के कोने कोने में ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई। कहानी को लोक गायकों और कथावाचकों के माध्यम से फैलाया गया। जल्द ही 100 बंदरों और लालची नवाब की कहानी हर गांव, हर बाजार और हर स्कूल में सुनाई जाने लगी। प्रजा ने सीखा कि जीवन में संतुष्टि और समझदारी ही वास्तविक धन है, जबकि लालच क्षणिक लाभ के लिए सब कुछ नष्ट कर देता है। इस घटना ने एक बार फिर बीरबल को सबसे बुद्धिमान मंत्री और अकबर को सबसे न्यायप्रिय शासक सिद्ध कर दिया। इस घटना के बाद राज्य के सरकारी खजानों में
हिसाब किताब पहले से भी ज्यादा सावधानी से रखा जाने लगा। व्यापारियों और कर वसूलने वाले अधिकारियों ने वस्तुओं की गिनती करते समय विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि गलती से भी कोई वस्तु 100 एकवी न बन जाए। सो बंदरों की ये कथा केवल एक कहानी नहीं रही, ये संतुष्टि और नैतिक आचरण का मापदंड बन गई। अब यदि कोई सेवक अपनी सीमा से बाहर जाकर अत्यधिक लोभ दिखाता तो उसे तुरंत ये कहानी याद दिलाई जाती। 100 एकवी वस्तु का भय लालच पर लगाम लगाने का एक अनूठा हथियार बन गया था। कई वर्षों तक ये कहानी दरबार की दीवारों से निकलकर आम जनमानस में समा गई। बादशाह अकबर ने अपनी प्रजा में आए इस सकारात्मक बदलाव को देखा और बीरबल की दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन की सरलतम कहानियों में छिपा होता है, जो बड़े बड़े नियमों से भी अधिक प्रभावी होती है। ये कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि बीरबल की ख्याति और भी अधिक बढ़ गई। पर बादशाह अकबर, जिनकी बुद्धि हमेशा नए प्रयोगों के लिए उत्सुक रहती थी, अब एक नई दुविधा में थे। एक दिन भरी सभा में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने धन के लोभ पर तो काबू पा लिया, लेकिन क्या तुम्हारी ये सीख सच्चे गहरे लालच पर भी लागू होती है? धन का लोभ तो सरल है, किंतु उस व्यक्ति का क्या जो यश का भूखा हो, सम्मान का लोभी हो या सत्ता की चाह रखता हो, ये लालच तो 100 एकवी वस्तु को त्यागने के बजाय उसे पाने के लिए सर्वस्व दाव पर लगा देते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, लालच का स्वरूप भले ही बदल जाए, पर उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता। हर अति की एक कीमत होती है। यदि कोई यश के पीछे अंधाधुंध दौड़ेगा, तो एक न एक दिन वो उस सीमा को अवश्य लांघ जाएगा जहां से वापसी असंभव है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सिद्ध करो। हमारे दरबार में एक ऐसा दरबारी है जिसका लालच धन से नहीं, बल्कि पद और सम्मान की निरंतर बढ़ती इच्छा से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे 100 वस्तुओं के सिद्धांत से मुक्ति दिलाओ। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी का नाम लिया जो हर समय दरबार में नई उपाधियों के लिए उत्सुक रहता था। वो है मीर बख्शी, जहांपनाह। उनकी भूख इतनी बड़ी है कि वो हर रोज एक नई तारीफ चाहते हैं। यदि उन्हें एक सप्ताह प्रशंसा न मिले तो उन्हें लगता है कि उनका सम्मान छीन लिया गया है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो बताओ, तुम्हारा 100 वस्तुओं का सिद्धांत पदवी पर कैसे लागू होगा? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हुजूर, हम उन्हें लगातार 99 छोटे छोटे सम्मान और विशेष अधिकार देंगे। हम उन्हें 99% सफल होने का एहसास दिलाएंगे। उन्हें लगने लगेगा कि वो बस पूर्णता के किनारे पर खड़े हैं, और जब उनका अहंकार शिखर पर होगा और वो अंतिम एक सिविन उपाधि, दरबार का सर्वोच्च सम्मान के लिए बेचैन होंगे, तब हम एक ऐसी शर्त रखेंगे जो उन्हें अपने लालच के गड्ढे में स्वयं धकेल देगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। ये चाल शानदार है बीरबल, तैयारी शुरू की जाए। कुछ ही दिनों में बीरबल की योजना पर अमल शुरू हो गया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा गया कि बादशाह अकबर 100 सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को शतकीय सम्मान श्रृंखला से नवाजना चाहते हैं। कड़ी जांच के बाद दरबार के 100 सबसे अधिक लालची और ऊंची पहुंच वाले दरबारी इस दौड़ के लिए चुने गए। अगले 6 महीनों तक दरबार में हर सप्ताह उत्सव का माहौल रहा। एक एक करके 99 छोटे बड़े सम्मान वितरित किए गए। किसी को शाही मोहर लगाने का अधिकार मिला तो किसी को विशेष कर छूट। हर दरबारी अपने 99 सम्मानों को सीने से लगाकर घूमता था। उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। वे सब पूर्णता के इतने करीब थे कि उन्हें लगने लगा कि अंतिम सम्मान, दरबार का सर्वोच्च रक्षक, अब उनकी किस्मत है। उनकी आंखें केवल एक सवीन उपाधि पर टिकी थी। जब यह सुनिश्चित हो गया कि लालच और घमंड की आग चरम पर पहुंच चुकी है, तब बादशाह अकबर ने स्वयं दरबार में सवे सम्मान की घोषणा की। ऐ मेरे दरबारीगण, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सवा सम्मान प्राप्त करने की शर्त बहुत सीधी है
पर कठिन है। आप में से जो भी ये सम्मान चाहता है, उसे कल सूर्यास्त से पहले मेरे लिए जंगल से ठीक 100 बंदरों, वानरों Let us को unite पकड़कर our strengths for दरबार the तक prosperity जीवित of और our kingdom. पूर्णतः शांत अवस्था में लाना होगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। 100 बंदर और उन्हें शांत रखना, ये तो लगभग असंभव था, क्योंकि बंदरों का शोर और चपलता जगजाहिर थी। लेकिन सर्वोच्च रक्षक के सम्मान का लालच इतना तीव्र था कि किसी ने विरोध नहीं किया। सारे दरबारी तुरंत योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि वे अपनी विशाल सेनाओं और नौकरों का उपयोग करके एक रात में ये असंभव कार्य कर लेंगे। अगले दिन भोर होते ही अहंकार से भरे हुए वे 100 दरबारी अपनी अपनी दिशा में सैकड़ों सहायकों के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़े। उन्हें विश्वास था कि 100 बंदरों को पकड़ना तो आसान है, पर असली चुनौती तो उन्हें दरबार तक शांत बनाए रखने में थी। शर्त की जटिलता ने उनके मन में एक अजीब सा उत्साह भर दिया था। हर कोई बस ये देखने के लिए उत्सुक था कि इस पागलपन में सफलता किसको मिलती है। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, दरबारी और उनके सहायकों की शोरगुल भरी भीड़ ने पूरे वन्य जीवन को झकझोर दिया। 100 अलग अलग दिशाओं से आती सैकड़ों हाथों और पैरों की आहट सुनते ही पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठे बंदरों का समूह तुरंत सचेत हो गया। वे स्वभाव से चंचल और अत्यंत सतर्क थे। बंदरों ने एक पल भी नहीं रुका। खिखी की तीव्र आवाज करते हुए वे पलक झपकते ही घनी पत्तियों के बीच से इधर उधर भागने लगे। दरबारियों ने, जो महल की आरामदायक गद्दियों पर बैठने के आदी थे, जब पहला बंदर पकड़ने का प्रयास किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कार्य कितना कठिन था। उनके महंगे कपड़े झाड़ियों में फंस रहे थे और वे कीचड़ में फिसल रहे थे। पकड़ने के लिए हर दिशा में दौड़ रहे नौकरों और जोर जोर से आदेश देते दरबारियों के कारण जंगल में और अधिक अराजकता फैल गई। जितने सहायक चिल्लाते, बंदर उतनी ही तेजी से और ऊंचाई पर भाग जाते। जल्द ही 100 बंदरों को एक साथ चुपचाप दरबार तक पहुंचाने का उनका अति आत्मविश्वास भरा लक्ष्य अब एक भयानक, असंभव सपने जैसा लगने लगा। कई घंटों की निरर्थक दौड़ धूप के बाद वजीर की सांस फूल गई थी। उसका शानदार जामा, वस्त्र अब कीचड़ और धूल से पूरी तरह सना हुआ था। उसने अपने चारों ओर देखा। तमाम शोरगुल और सैकड़ों लोगों के अथक प्रयास के बावजूद वे मुश्किल से 5 बंदरों को ही पकड़ पाए थे और उनमें से 2 तो भाग भी चुके थे। बाकी बचे 99 बंदर अब उन पर मजाक उड़ाते हुए ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर बैठे थे। वे अजीब आवाजें निकाल रहे थे, मानो कह रहे हों, देखो बादशाह के सेवक कितने मूर्ख हैं। वजीर ने हार मान ली। उसका सारा अहंकार अब शर्मिंदगी में बदल चुका था। उसने अपने सबसे करीबी सहायक को बुलाया और कांपते हुए आदेश दिया कि वे वापस अकबर के पास जाएं और इस घोर असफलता की सूचना दे, ये जानते हुए भी कि बादशाह अकबर इस नाकामी पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वजीर भारी कदमों से शाही शिविर की ओर बढ़ा। वो जब बादशाह अकबर के समक्ष पहुंचा तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अकबर एक विशाल दीवान पर शांत मुद्रा में बैठे थे, मानो पहले से ही सब कुछ जानते हों। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें वजीर की अंदरूनी उथल पुथल को भाप रही थी। वजीर ने हिम्मत बटोरी, जमीन पर झुककर सिर नवाया और कांपते हुए शब्दों में पूरी विफलता की कहानी सुनाई। कैसे बंदरों ने उन्हें चिढ़ाया, उस पेड़ी की जड़ों में और कैसे कड़ी मशक्कत के बावजूद वे 100 बंदरों को सुरक्षित नहीं ला पाए और 2 भाग निकले। पूरी कहानी सुनने के बाद भी अकबर के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया। दरबार में मौजूद सभी दरबारी और सेवक सांस रोके खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि बादशाह क्या सजा सुनाएंगे। अकबर ने केवल अपने शर्मिंदा वजीर की तरफ देखा। वजीर, बादशाह ने अपनी गंभीर शांत आवाज में कहा, तुम 100 बंदर पकड़ने गए थे, 2 भाग गए, तो मुझे ये बताओ अब तुम्हारे पास वास्तव में कितने बंदर बचे हैं? इस प्रश्न ने
वजीर को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। जहां पनाह 99, उसने दबे स्वर में उत्तर दिया। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से हंस पड़े। दरबार में फैली हुई तनावपूर्ण चुप्पी अब थोड़ी कम हुई। वजीर साहब, अकबर ने अपनी आवाज में हल्की व्यंग्यपूर्ण मिठास घोलते हुए कहा, गिनती कहती है कि यदि 100 में से 2 भाग जाते हैं तो 98 बचने चाहिए। तुम 99 पर कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें लगा कि एक बंदर भागने के बाद पछतावे में वापस आ गया होगा, या तुम स्वयं को गिनती में जोड़ रहे हो? वजीर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लज्जा से धरती में गड़ जाना चाहता था। उसने तुरंत घुटने टेक दिए। क्षमा करें जहां पनाह, गिनती करते समय मेरा ध्यान भटक गया था और शर्म के मारे मैंने जल्दबाजी में उत्तर दे दिया। ध्यान ही तो मुख्य बात है वजीर, अकबर ने गंभीर होते हुए कहा। जब तुम 100 बंदरों की निगरानी नहीं कर सकते तो बड़े राज्य की जिम्मेदारियां कैसे संभालोगे? जाओ, पहले अपनी गिनने की आदत सुधारो। ये सुनकर दरबारियों ने राहत की सांस ली। किसी को सजा नहीं मिली, पर सबको बादशाह की बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण मिल गया। वजीर सिर झुकाए, अपमान और पछतावे के बोझ तले दरबार से बाहर चला गया। सभी दरबारी ये समझ गए थे कि बादशाह का ये प्रश्न केवल एक मजाक नहीं था, बल्कि राज्य के प्रति उनके समर्पण और एकाग्रता की गंभीर परीक्षा थी। अगले कुछ दिनों तक दरबार का माहौल बेहद संजीदा रहा। हर दरबारी अपने हर छोटे निर्णय पर 2 बार सोचने लगा, इस डर से कि कहीं बादशाह किसी और अचानक हास्यास्पद लेकिन गहरी पहेली से उन्हें न घेर ले। अकबर ने चुपचाप ये सब देखा। वो जानते थे कि सबक सिखाया जा चुका है। वो अपनी कुर्सी से उठे और मुस्कुराते हुए कहा, बंदरों की गिनती समाप्त हुई। अब मुझे ये बताओ, क्या किसी ने मेरे खजाने के सही सिक्के गिने हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो इस पूरी घटना के दौरान शांत और अप्रभावित बैठा था। बीरबल, मेरे राज्य में मूर्खों की संख्या कितनी है? अकबर ने हंसते हुए पूछा। अब एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर वो जानी पहचानी शांति थी, जो अक्सर सबसे जटिल सवालों का जवाब देने से पहले आती थी। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मूर्खों की संख्या गिनना संभव नहीं है। उनका फैलाव धरती पर हवा के समान है, सर्वव्यापी। लेकिन यदि आप मुझे एक छोटी सी सूची बनाने की अनुमति दे, तो शायद मैं आपके राज्य के कुछ सबसे बेहतरीन नमूनों को गिन सकता हूं। अकबर उत्साहित हो गए। तुरंत, मुझे बताओ बीरबल, तुम्हारी सूची कहां से शुरू होती है? बीरबल ने अपने हाथों पर कुछ उंगलियां मोड़ी। सबसे पहले वे लोग जिन्होंने ये जानने के बाद भी कि गिनती व्यर्थ है, उन बंदरों को गिनने में पूरा दिन बर्बाद कर दिया। वे अपनी अज्ञानता में आनंदित हैं। दरबार के मंत्रीगण तिलमिला उठे, लेकिन चुप रहे। और दूसरा नाम? अकबर ने जिज्ञासा से पूछा। बीरबल ने सम्राट की ओर देखा और गंभीर लेकिन विनम्रता से कहा, दूसरा नाम उस व्यक्ति का है जो किसी मूर्ख के कहने पर विश्वास करके खुद उसकी मूर्खता में शामिल हो जाता है। और जहां पनाह, यदि आप मेरी इस मूर्खों की सूची पर अभी भी सवाल करते रहें, तो मुझे डर है कि मुझे उसमें एक तीसरा नाम भी जोड़ना पड़ेगा। यह सुनते ही दरबार में दबी हुई हंसी गूंज उठी। अकबर स्वयं अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो समझ गए कि बीरबल ने चतुराई से उन्हें ही आगाह कर दिया था। अब उन्हें बीरबल के तर्क को काटने के लिए एक और पहेली की आवश्यकता थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली, अपनी पगड़ी ठीक की और सिंहासन पर सीधे बैठ गए। उनके चेहरे पर अब शरारतपूर्ण मुस्कान थी, जो बीरबल को अगली चुनौती देने की तैयारी का संकेत दे रही थी। मान गए बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता का जवाब नहीं। तुमने अपनी चतुराई से मुझे मूर्खों की सूची में शामिल होने से बचा लिया। लेकिन याद रखो, उन्होंने रुककर चारों ओर देखा और फिर अपनी आवाज ऊंची की। मेरे पास अभी भी राज्य और शक्ति है,
और तुम्हारे पास केवल बुद्धि है। हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंपते हैं जो तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा लेगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। अकबर ने घोषणा की, राज्य के मनोरंजन के लिए और मेरी आज्ञा के पालन के लिए तुम्हें 7 दिनों के भीतर राजधानी आगरा में ठीक 100 बंदरों को लाना होगा, न एक ज्यादा न एक कम। यदि तुम इस कार्य में सफल नहीं हुए तो तुम्हें पता है, तुम्हें मूर्खों की सूची में खुद का तीसरा नाम दर्ज करना पड़ेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। 100 बंदरों को पकड़ना और उन्हें राजधानी तक सुरक्षित लाना लगभग असंभव कार्य था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई, जो शांत भाव से खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें क्या करना है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो आज्ञा, जहांपनाह। और वह इस असंभव कार्य को पूरा करने के लिए तुरंत दरबार से निकल पड़े। लेकिन यह चुनौती केवल बंदरों को पकड़ने की नहीं थी। ये एक जाल था जिसे अकबर ने बड़ी होशियारी से बुना था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार जरूर की, लेकिन वो सीधे जंगल की ओर नहीं भागे। वो जानते थे कि शारीरिक श्रम से अधिक यहां बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। 100 बंदरों को पकड़ना केवल एक दिखावटी लक्ष्य था। असली दाव तो अकबर की चालाकी को पलटने का था। बीरबल ने सबसे पहले कुछ अनुभवी शिकारियों और बाजार के रक्षकों को एकत्र किया। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे किसी भी बंदर को न पकड़े, बल्कि शहर भर में एक विशेष घोषणा करें। बादशाह सलामत ने पूरे राज्य के सारे बंदरों को राजधानी में बुलाने का शाही फरमान जारी किया है, ताकि उनकी गिनती की जा सके और उन्हें राजसी फल भेंट किए जा सके। साथ ही बीरबल ने अपने कुछ विश्वास पात्र सेवकों को यह अफवाह फैलाने के लिए भेजा कि मूर्खों की सूची में तीसरा नाम लिखने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन ये नाम केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने ये सूची बनाई है। वो चाहते थे कि अकबर का ध्यान बंदरों की संख्या से हटकर उस सूची और उसके परिणामों पर टिक जाए। बीरबल जानते थे कि इस खेल को जीतने के लिए उन्हें अकबर को खुद उलझाना होगा। अफवाह आग की तरह महल में फैली। जब यह बात अकबर के कानों तक पहुंची तो उनका ध्यान तुरंत बंदरों के शाही फलों से हटकर उस रहस्यमयी तीसरी सूची पर जा टिका। उनका माथा ठनका। उन्हें लगा कि बीरबल फिर से कोई नया जाल बुन रहे हैं, और वो जानना चाहते थे कि कहीं उस सूची में उनका नाम तो नहीं जुड़ने वाला। अगले दिन दरबार लगते ही अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ये कैसी नई अफवाह फैली है? मूर्खों की सूची में तीसरा नाम? क्या तुम उस सूची के बारे में कुछ जानते हो? इससे पहले कि बीरबल जवाब दे पाते, महल के प्रवेश द्वार पर जोरदार कोलाहल मच गया। सिपाहियों ने देश भर से लाए गए दर्जनों बंदरों को नियंत्रण में रखने की कोशिश की, लेकिन बंदरों ने शाही उद्यान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फल जो उन्हें भेंट किए जाने थे वे खुद ही खा रहे थे और उछल कूद मचा रहे थे। बीरबल मुस्कुराए। उनका ध्यान भटकाने का दाव सफल हो रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, यह शोर गवाही दे रहा है कि राजधानी में बंदरों की संख्या अब चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध और परेशानी से तमतमा उठा। उन्होंने अपने दरबारी सहयोगियों को डांटा, तुम सब कर क्या रहे थे? ये कैसी अराजकता है? इन उपद्रवी जानवरों को तुरंत शांत करो। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी मुस्कान अब भी कायम थी। बीरबल, तुम जानते हो कि ये बंदर हमें भेंट किए जाने थे, लेकिन तुम कह रहे हो कि संख्या चिंताजनक है। तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने अपनी बात पर जोर दिया। जहांपनाह, यदि शहर में इतने बंदर हैं कि वे राजमहल में इतनी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और इतनी अव्यवस्था फैला सकते हैं, तो सोचिए शहर की हालत क्या होगी। मेरी विनम्र राय है कि हमें तुरंत इनकी सही संख्या ज्ञात करनी चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि क्या राजधानी में सचमुच 100 बंदर ही हैं, या ये संख्या उस गुप्त सूची से कहीं ज्यादा है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए स्थिति का जायजा लिया। बीरबल ने कुशलता से सूची के मुद्दे को एक नए
बड़े और अधिक दिखने वाले संकट में बदल दिया था। अब शाही चिंता का केंद्र बदल चुका था। ठीक है बीरबल, अकबर ने हुक्म दिया, जाओ अभी पता लगाओ कि आगरा में कितने बंदर हैं। बीरबल ने आज्ञा मानते हुए फौरन सिर झुकाया और राजमहल से निकल गए। उन्होंने कोई सैनिक या गिनती करने वाली टोली साथ नहीं ली। आगरा की गलियों और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए बीरबल जानते थे कि फुर्तीले बंदरों को गिनना दिन रात का काम है, जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। लेकिन यह बीरबल का तरीका नहीं था। वो कुछ ही घंटों बाद, जब सूरज ढलने लगा था और दरबार पुनः लगने वाला था, वापस हाजिर हो गए। उनके चेहरे पर गिनती की थकान नहीं थी, बल्कि एक शांत और विजयी मुस्कान थी। अकबर ने उन्हें देखकर आश्चर्य से अपनी कुर्सी सीधी की। क्या इतनी जल्दी वापस आ गए? बीरबल, क्या तुमने सचमुच गिनती पूरी कर ली? बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए जवाब दिया, जी जहांपना, आपके आदेश का तुरंत पालन हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजधानी आगरा में इस समय कुल बंदरों की संख्या ठीक 1753 है। अकबर चौंक उठे। 1753? तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो? जहांपना, बीरबल ने बड़े ही शांत और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, यह संख्या बिल्कुल सटीक है। मैंने रात भर जागकर पेड़ों की टहनियों से लेकर छतों की मुडेरों तक हर जगह गिनती की है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। लेकिन बीरबल, यह संख्या बहुत अधिक लगती है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी गिनती गलत है तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यदि आपको लगता है कि यह संख्या 1753 सही नहीं है तो इसके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं। अकबर उत्सुक हुए। बताओ, क्या कारण? पहला कारण, बीरबल ने उंगली उठाते हुए कहा, यदि आपको लगता है कि गिनती कम है तो इसका मतलब है कि कुछ बंदर शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आए हुए हैं। और दूसरा कारण, यदि आपको लगता है कि गिनती ज्यादा है तो अवश्य ही हमारे कुछ बंदर गिनती के समय अपने मामा के गांव गए हुए होंगे। बीरबल के इस अट्टे तर्क पर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक जोरदार हंसी फूट पड़ी। अकबर भी अपनी हंसी रोक न पाए। वो समझ गए कि बीरबल को इस तरह के सवालों में फंसाना असंभव है। मान गए बीरबल, मान गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे तर्क का जवाब मेरे पास नहीं है। मान गए बीरबल, मान गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे तर्क का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी से बेहद प्रसन्न हूं। अकबर ने तुरंत खजांची को इशारा किया और बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट की गई। बीरबल ने बड़े सम्मान के साथ झुककर भेंट स्वीकार की। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह आपका बड़पन है, परंतु मेरा तर्क केवल बंदरों की संख्या पर लागू नहीं होता। यह दिखाता है कि इस दुनिया में हर बात का सीधा और ठोस जवाब खोजना हमेशा आवश्यक नहीं है। कुछ समस्याओं का समाधान केवल रचनात्मक सोच और थोड़े से हास्य से हो सकता है। यदि हम हर बात को गंभीरता से लेंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा। बीरबल के इस गहरे सार को सुनकर अकबर का चेहरा चमक उठा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। दरबार में बैठे दरबारीगण भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव की प्रशंसा करते रह गए। वे समझ गए कि बीरबल केवल एक वजीर नहीं, बल्कि बादशाह की सोच को दिशा देने वाला सच्चा मित्र भी है। अकबर ने बीरबल को विश्राम करने की अनुमति दी और बीरबल दरबार से विदा हुए। बीरबल के जाने के बाद भी बादशाह अकबर काफी देर तक अपनी शाही गद्दी पर विचारमग्न बैठे रहे। बीरबल के शब्दों में एक गहरा सत्य छिपा था जिसे वो पूरी तरह से समझना चाहते थे। अकबर को लगा कि बीरबल की ये नई परिभाषा कि जीवन में हास्य और रचनात्मकता ही सबसे बड़े हथियार है, केवल सुनने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि इसका कोई व्यावहारिक प्रयोग भी होना चाहिए। उन्होंने अगले ही दिन सुबह अपने खास वजीर रहीम खान को बुलाया और एक अजीबोगरीब हुक्म सुनाया। रहीम, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे शाही बाग की सैर करो और पता लगाओ कि इस समय वहां
कुल कितने बंदर निवास करते हैं? रहीम खान ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं इसकी व्यवस्था करवाता हूं। अकबर ने उन्हें बीच में ही रोका। नहीं, ये गिनती साधारण तरीके से नहीं होगी। तुम मुझे कोई ऐसी संख्या बताओगे जो तर्कसंगत हो, लेकिन उसे सिद्ध करने का तरीका बेहद हास्यास्पद या रचनात्मक होना चाहिए। यह बीरबल के सिद्धांत की पहली परीक्षा होगी। रहीम खान इस अप्रत्याशित चुनौती से हैरान थे। उन्होंने सोचा कि यह गिनती करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इसे साबित करना होगा। यह बात जल्द ही पूरे दरबार में फैल गई और सभी उत्सुक थे कि बादशाह अब कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं। रहीम खान ने सिर खुजाया। यह चुनौती केवल गिनती की नहीं, बल्कि हास्य और तर्क के अजीब मिश्रण की थी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्हें इस गणना के लिए बीरबलिया तर्क का सहारा लेना होगा। उन्होंने बादशाह से अगले दिन तक का समय मांगा, जिसे अकबर ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुकता से भरा हुआ था। रहीम खान ने खड़े होकर घोषणा की, जहां पनाह, मैंने गणना पूरी कर ली है। आपके शाही बाग में कुल 73 बंदर है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। 73, ये तो अजीब संख्या है। खान, अब बताओ, तुम इसे सिद्ध कैसे करोगे? क्या तुमने हर बंदर को गन्ना खिलाकर गिना है? रहीम खान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहां पनाह, मैंने देखा कि बाग के 4 आम के पेड़ों पर बंदरों ने 4-4 फल तोड़कर रखे हैं, जबकि बाकी बचे बंदर भाग गए हैं। मैंने शेष और टूटे फलों को जोड़कर ये संख्या निकाली है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप बीरबल को उन्हें पकड़ने के लिए भेज सकते हैं। अगर संख्या 73 से कम निकली तो समझ लीजिए कि बाकी बंदर बीरबल के घर पर चाय पी रहे होंगे। ये सुनते ही अकबर समेत पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, तो क्या बीरबल इस गिनती को चुनौती देंगे? बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर आदाब किया। उनकी आंखों में शरारत थी। जहां पनाह, बीरबल बोले, रहीम खान ने कमाल की गिनती की है। उन्होंने न केवल बंदरों को पकड़ा, बल्कि उन पर चाय की दावत का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। दरबार फिर से हंस पड़ा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, परंतु हुजूर, मैं इस गिनती को चुनौती नहीं देता, बल्कि इसे पूरा करता हूं। रहीम खान ने जो 73 बंदर पकड़े हैं, वो तो सिर्फ शुरुआती टोली थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या बाकी के 27 बंदर तुम्हारी चाय पार्टी में? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, बाकी के 27 बंदर आज छुट्टी पर थे। वो सभी मिलकर 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके खान साहब के लिए एक बड़ा सा टोकरी भर फल खरीदने बाजार गए हैं, ताकि अगली बार जब वो गिनती करें तो उन्हें तोड़ने के लिए कम से कम 100 फल तो मिल सके। ये सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, तुम गिनती के साथ साथ बंदरों की अर्थव्यवस्था भी सुधार रहे हो। हाँ बीरबल, लगता है तुम्हें गिनती से ज्यादा उनकी नीयत पर भरोसा है। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि 100 की संख्या केवल गणित में ही नहीं, बल्कि कल्पना और आवश्यकता में भी हो सकती है। तुम्हारा जवाब अद्भुत है। बीरबल ने अदब से झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी गिनती केवल उन बंदरों की थी जो आपके दर्शन के लिए उपस्थित थे। बाकी 27 बाजार गए हुए 100 का हिस्सा थे। एक ऐसा प्रयास जो अगली बार निश्चित रूप से सफल होगा और खान साहब भी अपनी गिनती पूरी कर पाएंगे। अकबर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारा वादा पूरा हुआ। हमें आज ये सीख मिली कि जो चीज अनुपस्थित है, उसकी महत्ता अक्सर उपस्थित चीज से भी ज्यादा हो सकती है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे और खान साहब शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन के बाद गिनती हमेशा अनुमान से ज्यादा नियत पर आधारित होने लगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का एक हार भेंट किया और कहा, बीरबल,
तुम सचमुच बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। तुमने आज केवल गिनती पूरी नहीं की, बल्कि यह भी बताया कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी उपस्थिति उनकी अनुपस्थिति से भी अधिक प्रभाव रखती है, जैसे कि विश्वास और ईमानदारी। खान साहब, जो अब तक पसीने से भीग चुके थे, घुटनों के बल झुके और क्षमा मांगी। बादशाह ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें एक नया ओहदा सौंपा गया। उन्हें दरबार के सभी महत्वपूर्ण हिसाब किताब की सूची में हमेशा मानसिक उपस्थिति का एक कॉलम जोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद जब भी दरबार में कोई गिनती का विवाद होता, दरबारी मुस्कुराकर कहते, कहीं ये वे सो बंदर तो नहीं जो बाजार गए हुए हैं। बीरबल की ये चतुराई पीढ़ियों तक कहानी बनकर गूंजती रही और साबित करती रही कि केवल आंख से देखी गई चीज ही सत्य नहीं होती, नीयत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बादशाह अकबर अक्सर उस घटना को याद करते और बीरबल की बुद्धिमत्ता की गहराई को समझते। उन्होंने आदेश दिया कि मानसिक उपस्थिति का कॉलम केवल हिसाब किताब तक सीमित न रहे, बल्कि सेना के निरीक्षण और कोष की समीक्षा में भी जोड़ा जाए। ये एक नया प्रशासनिक दर्शन बन गया था कि अनुपस्थिति को भी एक तरह की उपस्थिति माना जा सकता है, बशर्ते इरादा सही हो और गणना का आधार तर्कसंगत हो। दरबार में अब माहौल अधिक हल्का और ज्ञानवर्धक रहता था। जब भी कोई अधिकारी अनावश्यक रूप से चीजों की कमी या अधिकता पर जोर देता, तो अकबर अपनी मूंछों पर ताव देते और मुस्कुराकर कहते, ये सुनिश्चित करो मंत्री जी कि तुम्हारे सो बंदर कहीं बाजार में घूम न रहे हों। इस कहानी ने न सिर्फ बीरबल का कद बढ़ाया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि सच्चा शासन चलाने के लिए केवल कठोर गणित नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान और हाजिर जवाबी की समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। यह किस्सा आज भी लोगों को सिखाता है कि सवाल पूछने वाले की नीयत अक्सर जवाब